कल हमने इवेपोरेशन जो है उस टॉपिक को बेटा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना बेटा। इवेपोरेशन जो है हमारा उस पे हमने इसको लीव कर दिया था, मतलब स्टार्ट हुआ ही था इवेपोरेशन की, जानना स्टार्ट किया था, उसे फैक्ट जान नहीं पाए थे कल हमने जो क्लास थी। सो इवेपोरेशन में बोलना चाहूंगा कि कोई भी आपके पास अगर लिक्विड है, ठीक है, इसमें लिक्विड है और वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो बेटा वो जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो ये प्रोसेस कब होना चाहिए, जब लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ना आया हो, ठीक है, यानी कि बिलो बॉइलिंग पॉइंट हो तो बेटा ये फिर प्रोसेस कहलाएगा इवेपोरेशन। ठीक है, अगर कोई लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है किससे, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो वो प्रोसेस हमारा कहलाएगा इवेपोरेशन, फर्स्ट थिंग। ओके, दूसरी बात बेटा ये रही हमारे पास कि अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। सो फैक्टर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो बेटा पहला जो फैक्टर है हमारा, इसको हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। पहला हमारा फैक्टर जो होता है वो है विंड स्पीड, दूसरा जो हमारा फैक्टर है वो है टेम्परेचर, थर्ड जो हमारा फैक्टर है वो हमारा रहेगा बेटा नेचर ऑफ लिक्विड, फोर्थ जो हमारा रहेगा बच्चे वो हमारा रहेगा सरफेस एरिया, एंड फाइनली हमारा जो फिफ्थ होगा बेटा वो होगा ह्यूमिडिटी। तो दीज आर 5 फैक्टर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। I repeat these factors again. The first factor is wind speed, जो विंड होगी उसकी स्पीड पे डिपेंड करते हैं इवेपोरेशन। टेम्परेचर सेकंड वन, थर्ड वन इज नेचर ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड जिसमें इवेपोरेशन हो रहा है, जो लिक्विड आपने टेक किया है उस लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है। द फोर्थ वन इज सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, जो कंटेनर, जिस कंटेनर में उसका सरफेस एरिया। अब कंटेनर का अगर सरफेस एरिया ज्यादा हुआ, से वन एग्जांपल, अगर आपके पास जो है सरफेस एरिया होगा, क्या कंटेनर, आप मान लीजिए चाय जो कप होता है इसमें हम चाय लेते हैं, ठीक है, उसमें जो चाय होती है वो बॉटम से लेके अब तक होती है, लेकिन जो ओपन सरफेस होगा वो सिर्फ यहाँ होगा। तो यानी कि जो अपर सरफेस होगा लिक्विड का, जो ओपन होगा टू एटमॉस्फेयर, उसको सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम। एंड फाइनली हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी के बारे में। ह्यूमिडिटी होती क्या है? ह्यूमिडिटी होती है बेटा कि जो हवा में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, अगर मॉइस्चर की अमाउंट एयर में बढ़ जाए तो वो कहलाती है बेटा ह्यूमिडिटी। आई रिपीट, अगर एयर के अंदर मॉइस्चर की जो अमाउंट है, ठीक है, यानी पानी जो वेपराइज ऑलरेडी वेपर होके एयर में मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, तो अगर मॉइस्चर की अमाउंट जो है एयर में ज्यादा हो तो बेटा वो कहलाती है ह्यूमिडिटी। जैसे आज के दिनों में हो रही है बारिश आ रही कंटिन्यू, और बारिश आने से क्या हो रहा है बच्चे, जो है लगातार हवा में पानी मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर और वेपर्स, जिससे क्या हो रहा है, हमारे पसीने नहीं सूखते। अब आजकल के दिनों में क्या होता है, पसीने बड़े कम सूखते हैं। अगर आप बाहर बैठे हैं खुले एटमॉस्फेयर में, तो बात कर रहा हूँ, कभी आप बैठे हैं एसी के रूम में या कूलर के सामने बैठे हैं और सोच रहे हैं कि हमारे पसीने सूख रहे हैं, हमारे पसीने तो नहीं, ऐसा तो आप कह रहे हो हमें फील नहीं हो रहा। तो बेटा मैं कह रहा हूँ बिना नेचुरल एनवायरनमेंट में आप बैठे तो वहां की बात कर रहा हूँ। तो ये 5 फैक्टर रहेंगे, इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो एक बार देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपकी स्क्रीन पे है तो बेटा। बेटा आप तो साफ दिख रहा है ना? यस सर। आप तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? नो सर। पक्का? यस सर। पहला जो फैक्टर हमारा वो विंड स्पीड है, उस पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। विंड स्पीड, आपने देखा कपड़े सूख रहे होते हैं हमारे बाहर, ठीक है,
हवा तेज चलती है तो कपड़े के सूखने का जो रेट है, रेट मतलब बेटा स्पीड, एक्चुअल में केमिस्ट्री में स्पीड को हम रेट वर्ड से लिखते हैं, ठीक है। तो एज यू इंक्रीज द स्पीड ऑफ विंड यू इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। अगर आप विंड की स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाता है, और अगर आपका विंड का जो रेट स्पीड है वो अगर कम हो जाए, लेस हो जाए, तो बेटा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम हो जाता है। इसका मतलब डायरेक्टली रिलेट करता है, सीधे सीधे तौर पे से रिलेट करता है ना। हवा तेज चलती है तो कपड़े हमारे सूखते जल्दी हैं या पसीने जल्दी सूखते हैं, और अगर हवा ना चले तेज तो पसीने सूखने में तो टाइम लगता है, सूखते तो हैं, कपड़े भी सूखते हैं लेकिन टाइम लगता है, ठीक है बच्चे। ये पहला फैक्टर डिस्कस हुआ। दूसरा फैक्टर अगर हम बात करें तो बेटा होता है टेम्परेचर। एज यू नो दैट अगर हम गर्मी के दिनों की बात करें तो गर्मी के दिनों में जो होता है गर्मी ज्यादा होती है एज यूजुअल, ठीक है, और सर्दियों में तापमान कम रहता है, गर्मी जो है गर्मा जो गर्माहट रहती है एनवायरनमेंट वो कम रहती है। तो सर्दियों में अगर हम बाहर कपड़े सुखाते हैं बेटा, तार में डाल देते हैं ना बाहर, और गर्मियों में डालते हैं, तो गर्मियों में जो होता है वो जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, गर्मी ज्यादा, गर्मियों में समर के दिनों में ज्यादा हीट रहती है एनवायरनमेंट में, तो उससे जो पानी वो जल्दी भाप बन जाता है, जल्दी इवेपोरेट होता है। इसका मतलब टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेट कर रहा है। अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर दोगे तो इवेपोरेशन भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे एज यू नो दैट विंटर में, है ना, सर्दियों में तापमान कम रहता है तो कपड़े बहुत आराम से सूखते हैं, जो इवेपोरेशन का रेट है, पानी का जो भाप बन के कपड़ों से निकलने का जो स्पीड है कम हो जाएगी, तो कपड़े थोड़ा लेट सूखते हैं, गीले रहते हैं सर्दियों में मोस्टली। आपकी शिकायत भी रहती है कि कल मम्मी ने कपड़े धोए थे वो आज तक सूखे नहीं सर, इसलिए विदाउट ड्रेस आ गए, सर वॉश कर दिया हमने शूज वो सूखे नहीं है तो हमारे इसलिए शूज गीले हैं, सर कल से पहन के आएंगे आज तो नहीं पहन के आएंगे, तो ये कारण रहता है, ठीक है बेटा। तो ये दो फैक्टर हमने डिस्कस किए। थर्ड फैक्टर अगर हम देखें, इन एग्जांपल्स क्या बेटा लेंगे, टेक करेंगे बाद में। थर्ड फैक्टर हमारी होती है बेटा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे जिस लिक्विड जिस कंटेनर में है या कहीं पे लिक्विड रखा है तो उसका जो अपर सरफेस होगा, जो जिसका माउथ ओपन है टुवर्ड्स एटमॉस्फेयर लिक्विड का, उस माउथ की बात कर रहा हूँ, उसको सरफेस की बात कर रहा हूँ। जैसे एग्जांपल लिया, अगर हमारे पास कप ऑफ टी है और एक बड़े में, जैसे एज यूजुअल हम घर में करते हैं, बड़े बर्तन में जो है ना दूध गर्म हो, गर्म दूध हमारे पास, या चाय जो गर्म गर्म होती है, चाय के साथ कप के साथ एक सोसर भी होता है, हमें घर में तो हम यूज नहीं करते मोस्टली, अगर देखा हो टीवी में एड्स भी आती है, देखो ऊपर कप रखा होता है, कप, और उसके नीचे एक सोसर होता है, प्लेट होती है ना, है बेटा, चीनी मिट्टी से बनी हुई एक प्लेट होती है नीचे, उसे हम सोसर बोलते हैं। तो चाय को उसमें डालते हैं उड़ेलकर और फिर पीते हैं उससे, क्यों? क्योंकि चाय का जो कप में जो चाय है उसका सरफेस एरिया कम है, ऊपर जो लिक्विड है यानी जो चाय हमारी टी है उसका सरफेस एरिया कम है, तो यहाँ से जो इवेपोरेशन होगा वो सिर्फ इस सरफेस के ऊपर से होगा। एज यू नो दैट सरफेस फिनोमिना है जो इवेपोरेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, आपने इसको चाय को जो है सोसर में डाल दिया, अब चाय पूरे में फैल चुकी है, फैलने से सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, तो बेटा सरफेस इंक्रीज हुआ तो बेटा क्या हुआ, पार्टिकल्स वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होना भी चालू हो गए। तो साफ साफ दिख रहा है, एज यू इंक्रीज द सरफेस एरिया यू इंक्रीज द इवेपोरेशन, ठीक है, और डिक्रीज द सरफेस, इन डिक्रीजिंग देयर इज अ डिक्रीज इन सरफेस एरिया, you will find that you will see that evaporation rate also decreases. So by these diagram or by this simple explanation you can easily understand the concept of evaporation which relate with surface area, ठीक है right now। so ये थर्ड फैक्टर है बेटा। और फोर्थ फैक्टर की बात करें हम तो हमारा वो था बेटा कि नेचर ऑफ लिक्विड, ये बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन रहेगी। नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड से मतलब बेटा जो आपके पास कोई भी लिक्विड है, फॉर एग्जांपल एक बीकर में ए है आपके पास, उसमें वाटर है, एक बीकर आपके पास बी है, उसमें आपके पास अल्कोहल है, एक बीकर आपके पास सी है, उसमें आपके पास एसीटोन है। तो आप जानते हैं वाटर का तो बेटा क्या होता है, नेचर ऑफ लिक्विड यानी कि वाटर के पार्टिकल्स में जो इंटरेक्शन होता है, बॉन्ड होता है, वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है। अगर तीनों में अगर हम पार्टिकल के बीच का जो इंटरेक्शन है, मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरेक्शन है, फोर्स से जोड़ने वाला, उसकी बात करें तो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, टॉप पे लिख रहा हूँ, वाटर का जो इंटरेक्शन होता है वो ज्यादा होता है, फिर उसके बाद अल्कोहल का नंबर आता है, फिर उसके बाद सबसे कम किसमें होगा, एसीटोन में होता है। मैंने बीच वाले को अल्कोहल को एल से लिख रहा हूँ बेटे, ठीक है, अल्कोहल। सो अगर पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन जो है अगर वो वीक रहता है तो वो जल्दी इवेपोरेट होता है, फास्ट इवेपोरेट होता है,
और अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन जो फोर्स है, बाइंडिंग फोर्स है, वो स्ट्रॉन्ग है तो इंटरेक्शन क्या रहेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो क्या होगा, उससे इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। क्योंकि जब तक पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरेक्शन है, जो जोड़ने वाला फोर्स है, वो अगर कमजोर होकर टूटेगा नहीं, वो हटेगा नहीं, तो पार्टिकल्स फ्री नहीं होंगे, मॉलिक्यूल्स फ्री नहीं होंगे और वो वेपर के फॉर्म में बाहर आएंगे नहीं। ठीक है, इसलिए नेचर ऑफ लिक्विड पे बेटा ये एक्सप्लेनेशन रहती है कि आपका जैसे ही नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा कि उनका मॉलिक्यूल्स जो है, जो आपके पास लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स में जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन यू नो द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ओके, अगर वो इंटरेक्शन बेटा ज्यादा है, पावरफुल है, तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिक्रीज रहेगा, वो कम रहेगा, थोड़ा स्लो चलेगा। ठीक है, जितना ज्यादा पावरफुल इंटरेक्शन होगा इवेपोरेशन रेट थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे रिलेट करता है। मैं ऊपर थोड़ा रब कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ मैं ये रब कर देता हूँ, ऊपर वाला पोर्शन हम पढ़ चुके हैं। तो क्या कहा मैंने, सरफेस एरिया भी अगर इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा, पहले पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, अच्छा, सरफेस एरिया अगर डिक्रीज होगा तो इवेपोरेशन का रेट भी डिक्रीज होगा। अभी क्या पढ़ा हमने, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। तो अगर नेचर में इंटरेक्शन, यानी कि जो इंटरेक्शन है, इंटर जो मॉलिक्यूलर फोर्स है, मैं इसको एफ से लिख रहा हूं बेटा, फोर्स से, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो पार्टिकल्स का फोर्स है, अगर वो ज्यादा है तो आपका इवेपोरेशन थोड़ा स्लो चलेगा, कम रहेगा। ठीक है, और अगर आपका फोर्स जो है वो वीक है, पार्टिकल्स को जोड़ने वाला जो फोर्स है, इंटरेक्शन फोर्स है, मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो अगर वीक है तो इसका मतलब इवेपोरेशन का थोड़ा रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलेगा। तो ये हमारा फोर्थ फैक्टर रहा। अब बताइए मुझे, इन चार फैक्टर में अगर कोई दिक्कत फेस हो रही है तो बताओ मुझे, बताओ बच्चे। चलिए थोड़ा हम ख्याल रखेंगे, नीचे लिखेंगे थोड़ा, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मैंने कहा कि वैसे आप ये, मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, ये एटमॉस्फेयर मान रहा हूँ। ठीक है, हमारे सराउंडिंग का, मैं यहाँ हूँ, यहाँ पे हम हैं जो इवेपोरेशन को देख रहे हैं, है ना बेटा। यहाँ सराउंडिंग में ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं जो मैं ये डैश डैश से बना रहा हूँ, और मैं एक बार ब्लू मार्कर से क्या कर रहा हूँ, उनके बीच का जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी मॉइस्चर मौजूद है, उनको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप जानते हैं मैटर के पार्टिकल्स में स्पेस रहता है। ठीक है, अब एयर के पार्टिकल में स्पेस था, उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर मौजूद है, जो ब्लू डॉट से मैं दिखाया। ब्लू डॉट जो है बेटा मॉइस्चर को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ब्लैक डॉट है वो बेटा वो एयर के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, एयर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमने ठानी है इवेपोरेशन करने की, तो आप जानते हैं कि इवेपोरेशन में होता क्या है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहां जाएंगे, वो एयर में जाएंगे निकल कर सरफेस से। अब ऑलरेडी एयर भरी हुई है, इससे वाटर के मॉलिक्यूल से भरी हुई है, सारा स्पेस ऑक्युपाई है बेटा, मोस्टली स्पेस ऑक्युपाई हो गया। तो क्या होगा, हालांकि गुंजाइश तो रहती है ऊपर जाने की, ऐसा नहीं कि कंप्लीट सरफेस भर जाए, कुछ जाए ना उसके अंदर, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन अभी गर्मियों के दिनों में ऐसा फील होता है, सुबह बारिश हुई, जमीन गीली है, तो दोपहर में क्या हुआ, तुरंत दोपहर में अचानक से धूप निकला है, और अचानक से तेज धूप निकलने से जब धूप की जो किरणें होती है जमीन पे गिरती है, तो जमीन पे जो पानी होता है वो इवेपोरेट होना चालू हो जाता है, शुरू हो जाता है, और वो सारा जो वेपर है वो हवा में आ जाते हैं, और हवा के पार्टिकल्स के बीच जाके वहीं ठहर जाते हैं, जिससे क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। और ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, अगर यहाँ पे ह्यूमिडिटी ऑलरेडी बढ़ी हुई है, तो यहाँ जो आपकी वाटर के मान लीजिए मैं वाटर को इवेपोरेट करा रहा हूँ, है ना, तो क्या होगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो बीकर में मौजूद हैं वो ऊपर जाने में थोड़ा कोताही बरतेंगे, कहेंगे कि हम थोड़ा स्लो जाएंगे। पूछा कि भाई तुम स्लो क्यों जा रहे हो, तो भाई कहेंगे ऊपर सर ह्यूमिडिटी मौजूद है, हम ऊपर जाएं तो जाएं कैसे, हैं ऊपर जाएं तो जाएं कैसे, क्योंकि ऊपर कौन मौजूद है, ऊपर ऑलरेडी मौजूद है आपके वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वो मॉइस्चर की फॉर्म में वहां पे पहले से बने हुए हैं, तो स्पेस कवर क्या हुआ है, तो ऊपर स्पेस खाली हो तो जाए आसानी से, ऊपर स्पेस पहले भरा हुआ कंप्लीट, तो इनको जाने में दिक्कत होती है। इसलिए यही कारण है बेटा कि पसीने सूखते नहीं है बेटा ह्यूमिड डेज में, जब हमारे मॉइस्चर रहता है तो उन दिनों में पसीने सूखते ही नहीं है। सूखे कैसे, सूखे तो सूखे कब, जब बेटा हवा में क्या हो, ड्राई हो। एक क्वेश्चन भी आता है कि जो डेजर्ट कूलर होता है, डेजर्ट कूलर, ये कूलर मान लीजिए यहाँ पे पंखा लगा हुआ है, ठीक है, ये मोटर के साथ, और पीछे ये फैंस और इनके दो जालियां होती हैं फैन के साइड में,
अब कहते हैं कि हॉट एंड ड्राई डेज, गर्म दिन हो और ड्राई हो, हवा सूखी भी हो, उसमें मॉइस्चर ना हो, तो जो कूलर है वो बेस्ट काम करता है। काम तो करेगा, कैसे काम करेगा देखिए, बताता हूं कैसे काम करता है। ये मान लीजिए आपका रूम है, इसमें कूलर रखा हुआ है। कहते हैं ना कूलर जब रखते हैं तो या तो खिड़की में लगाते हैं, किसी दरवाजे ना अपने दरवाजे में रखते हैं, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बाहर से हवा आ सके अंदर। कमरा बिल्कुल बंद कर दोगे तो अंदर ह्यूमिडिटी बन जाती है, वो भी कारण समझाऊंगा। तो क्या होगा, कूलर पीछे से हवा को खींचेगा अंदर की तरफ, ठीक है, तो फैन पीछे से एयर को खींच के आगे फ्लो करता है। अब जब ये एयर जब इन जालियों में से होके आएगी, तो आप जानते हैं जालियों में क्या लगा होता है, वो घास लगी होती है, उनमें पानी होता है, तो ये अपने साथ वाटर के कुछ कुछ ड्रॉपलेट्स को भी साथ लेके आएंगी, तो एयर को आगे कूलर फेंकेगा, प्लस में एयर की ड्रॉपलेट्स भी साथ साथ आएंगी। अब एयर की ड्रॉपलेट्स जैसे एयर में आएगी तो क्या करेगी, वो एयर में जो एयर की जो मॉलिक्यूल्स के पास जो हीट है उसको शेयर कर लेगी वो, तो उस हीट को ये एब्जॉर्ब करेगी, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्ब करके जो बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स आई हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगी, लिक्विड